महामंडलेश्वर गीता के मनीषी पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज, भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर सुहास पेंडिनकर जी, आज के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित देश भर से आए हुए भारतीय शिक्षण मंडल की युवा आयाम की अथक प्रयास के कारण देश को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से अपने सोच को समर्पित करने वाले ऐसे सभी भाई और बहनों और आपके साथ जुड़े अनेक विद्वान शिक्षाविद, संगठन के अधिकारीगण तथा अन्य साथीगण, मैं सौभाग्यशाली हूं कार्तिक पूर्णिमा की शुभ अवसर पे इस अमृत मंथन के कार्यक्रम में हमें भी आपके साथ कुछ क्षण रहने का आपने अनुमति दिया। मैं आयोजकों को और आप सभी को धन्यवाद देता हूं। और आज की विषय आपने रखा है विभव, विजन पर विकसित भारत। भारतीय शिक्षण मंडल कई दशकों से आजादी के उपरांत भारतीयता के आधार पे शिक्षा के बारे में शोध हो, सोच हो, समाज रचना उसी के अनुयायी हो, ऐसे राष्ट्रवादी व्यापक सोच रखने वाला एक संगठन के नाते काम कर रहा है। और उसके अंदर एक नया प्रयास इन दिनों में किया गया, यंग रिसर्चर को इकट्ठा करना। और यंग रिसर्चर एक जब इकट्ठा होते हैं, एक ध्येय के साथ इकट्ठा होते हैं। युवा सदैव एक इनोवेटिव और क्रिएटिव व्यक्ति होता है। इसके बारे में हमारी उपनिषद में भी लिखा गया है, युवा अस्माकम सृजन शक्ति, यूथ आर आवर क्रिएटिव फोर्स। ये विश्वास, ये कल्पना और ये धारणा सदियों से स्वाभाविक भारतीय शिक्षण मंडल एक एजुकेशन थिंक टैंक के नाते, विचार समूह के नाते युवाओं के ऊपर भरोसा किया। और इन दिनों में जिस समय में हम अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं, ये बहुत अप्रोप्रिएट है, बहुत टाइमिंगली है। ऐसे पिछले 2 साल में मेरे को जिसे कहा गया, ये ऐसे बाय इनविटेशन साथी मित्रों को नहीं बुलाया गया। 11 विषयों की आधार पे और उनके ऊपर कई सारे उपक्रम के साथ, कई सारे एडिशनल बिंदुओं के साथ, जिनकी रुचि है, जिनकी सोच है, ऐसे मित्रों को एक एकेडमिक स्क्रूटिनी के माध्यम से चयन किया गया है। इसलिए मैं इसको एक सार्थक प्रयास मानता हूं। एक संगठन एक टारगेटेड लक्ष्य को लेके, एक सामाजिक संगठन, तो ये काम तो यूनिवर्सिटी का है, ये काम तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की है, ये काम तो प्रोफेशनल बॉडियों की है, लेकिन एक सामाजिक संगठन भी ऐसे सोच सकता है। इसीलिए मैं भारत की शिक्षा विभाग की ओर से भारतीय शिक्षण मंडल तथा युवा आयाम की सभी मित्रों को साधुवाद देता हूं। और आपने विषय क्या चयन किया? विषय चयन किया विकसित भारत।
मित्रों, विकसित भारत क्या सिर्फ भविष्य में एक नई ऊंचाई तक ले जाने वाला विषय है? आने वाले अमूर्त काल में 2047, 2050 या 21st सेंचुरी, क्या ये कालखंड को सामने रखते हुए एक कल्पना आंकना, यही विकसित भारत की परिकल्पना होगी क्या? या सदियों से वेद उपनिषद काल से भारतीय जीवन मूल्य, मित्र, भारत में रहने वाले लोगों की कुछ मान्यताएं हैं, कुछ समझ है, कुछ शोध है। मनुष्य सभ्यता को और इसके इतिहास को हम अध्ययन करते हैं। इस भूखंड में अनेक सभ्यता सामने आई, विलुप्त भी हुई, जिनकी जड़ें गहरे थे। दो रूटेड, जो जड़ से जमे थे वही टिक पाए। व्यक्ति की जिंदगी में जैसे आगे पीछे ऊपर नीचे होता है, देश समाज सभ्यता भी उसी स्थिति में गुजरते हैं। इसीलिए मित्रों, हमें आत्मविश्वास है, हमारी मन में एक दृढ़ता है, हमारी विरासत गहरा है, जड़ से जुड़ा हुआ है। और ये सिर्फ वस्तु से जुड़ा हुआ है या तत्वों से जुड़ा हुआ है? कभी कभी निकट के, बहुत पुराना तो नहीं, 500 साल के इतिहास को अगर हम समीक्षा करते हैं तो कभी कहा जाता था कि ब्रिटेन की भाग्य में सूर्य अस्त नहीं होता, क्योंकि उनकी साम्राज्य इतना बड़ा था, किसी भी समय में किसी भी इलाका में उनकी राज चलती थी। ये एक भौतिक उपलब्धि था। भौतिक उपलब्धि एक समय में क्षय होती है, वो पतन होती है। एक समय में यूएसएसआर था, आज का स्थिति में वर्णन करने का आवश्यकता नहीं है। कोविड के समय में विकसित देशों की जो स्थिति हुई, स्वास्थ्य सेवा में या अर्थनीतिक प्रबंधन में, दोनों को अगर निकट के हम एक केस स्टडी मानते हैं तो वे विश्वास जन्माती है। फिर उसमें एक विषय को याद दिलाती है, भौतिक उपलब्धि व्यक्ति, देश, समाज, सभ्यता के लिए क्षणस्थायी है। हम मूल्यों आधारित है, हमारे पास जो वैल्यूज है, जिसको हमने भारतीय ज्ञान परंपरा कहा। भारतीय ज्ञान परंपरा बहुआयामी है, बहुरूपी है, बहुस्तर पे है, मल्टी लेयर, मल्टी डायमेंशनल, मल्टी फेसेट, सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी। इसीलिए हम आज टिके हैं। समाज नीति कहिए, अर्थनीति कहिए, विज्ञान कहिए, टेक्नोलॉजी कहिए, हमारी सारे चीजों में भारत के अंदर से एक थॉट प्रोसेस है। और आज हम जब सब इकट्ठा हुए हैं, उस भारतीय ज्ञान परंपरा के आधुनिक समय के, आज के समय के रिसर्चर इकट्ठा हुए हैं। और हमारे सामने लक्ष्य क्या है? कोई एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, कोई एक लक्ष्य पूरा करने के लिए एक वर्क प्लान चाहिए। आज हमारे देश को ना केवल एक भौतिक ऊंचाई तक ले जाने की चुनौती हम लोगों के सामने है, हमारी सामने देश को विश्व की, हम एक शब्द लगाते हैं, हम विश्व गुरु की स्थिति में जाएंगे। मित्रों, इसको अभी परिभाषित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, हमें विश्व बंधु की भूमिका निभानी चाहिए। मित्रों, गुरु तो कहीं ना कहीं ज्ञानानंद जी हम सभी के गुरु हैं। गुरु की स्थान थोड़ा ऊंचा होता है। गुरु से हम सीखते हैं, मित्र से हम सहचर करते हैं।
मित्र से हम गुरु को सब बात नहीं कह सकते, गुरु जानता है हमारी सब बातों को। हम गुरु को सब बात नहीं कह सकते हैं, संकोच रहता है, संभ्रमता रहता है, डर भी रहता है। अरे गुरु के सामने पकड़ में आ जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। गुरु और शिष्य की एक मर्यादा, हम गुरु नहीं है, हम विश्व बंधु है। अगर यह हमारी लक्ष्य है, इसको करेंगे कैसे? मैं अभी एक विषय मेरे सामने कई दिनों से चल रहा है। अभी मेरे साथ तो मेरे सामने प्रोफेसर राजीव आहूजा जी हमारी रोपर आईआईटी के डायरेक्टर बैठे हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे देश में और निकट में हमारी प्रवास कैसे रही। हम पराधीन रहे, गुलाम में रहे, 20वीं सदी के मध्य तक हमको गुलामी से मुक्त होने में समय लगा। औद्योगिक क्रांति एक हमारी इतिहास लिए हमारे लिए, हम पढ़ ही रहे हैं कि औद्योगिक क्रांति एक आया था और उसमें दुनिया में ये सब हुआ, ये इनोवेशन हुआ, ऐसे ऐसे आगे बढ़ी। औद्योगिक क्रांति 2 में हम तब भी गुलाम थे, हम मजदूर बने, हमारी खून पसीने के आधार पे दुनिया की अर्थनीति बनी। औद्योगिक क्रांति 3.0 में हम लोग, हमारे दिमाग काम पे आया, हम सुपरवाइजरी जॉब में आए, हमारी थोड़ा स्तर बढ़ा। औद्योगिक क्रांति 4.0 के समय में हम अभी नेतृत्व के स्थान पे आए हैं और इसी कालखंड में हम उस घोड़े के ऊपर बैठने वाले ही हैं, भारत की नियति में लिखा है। इसीलिए आज हमारी अर्थनीति की साइज 5th है। इसीलिए हमारी एस्पिरेशनल सोसाइटी 2014 में हमारी सैकड़ों में था, में आगे बढ़ना है। अभी दुनिया के सारे देश, कल ही मैंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक पेपर पढ़ रहा था, पेपर की शीर्ष बड़ा रोचक था, इंडिया स्ट्रैटेजी। आज भारत के बारे में रणनीति बनाई जा रही है दुनिया की बौद्धिक मंडल में, व्यवसाय मंडल में। ये औद्योगिक क्रांति 4.0 की ये सत्य है। लेकिन मित्रों, मैं कभी कभी सोचता हूं, अगर एक सचेतन समाज, वाइब्रेंट सोसाइटी, नॉलेज सोसाइटी, एस्पिरिंग सोसाइटी अगर अपना रणनीति बनाने में चूक करेगा, तब फिर हम पीछे रह जाएंगे, सीनियर सुपरवाइजर रहेंगे, सीईओ तक पहुंचे हैं, सीईओ ही रह जाएंगे, मालिक नहीं बन पाएंगे। भारत में किसी भी विषय को देखिए, किसी भी विषय के देखिए, भारत अगर सस्ते दवाई नहीं बनाएगा तो विश्व में महामारी हो जाएगी। ये भारत की जेनेरिक मेडिसिन की कैपेसिटी है। भारत अगर आईटी प्रोफेशनल, मेडिसिन प्रोफेशनल तैयार नहीं करेगा, तब हमारे दुनिया की इकोनॉमिक इकोसिस्टम में सवालिया निशान उठेंगे। हम भारत में क्या करेंगे, ये तो दुनिया की स्थिति है। आने वाले 25 साल में मैं इस युवा आयाम में आके इसीलिए प्रभावित हूं, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इसीलिए बढ़ा है, कम से कम हमारी देश की 1,500-2 हजार यंग एस्पिरिंग सोसाइटी के लोग बैठे तो सही, भारत को कैसे आगे बढ़ाना। ये ऐसे कालखंड है, आजादी आने वाला था, आजादी 20वीं सदी के प्रारंभ में
उस समय की सामाजिक नेतृत्व देश की आवाम के मन में भरोसा बना ही लिया था, चंद दिनों में हमको आजादी मिल जाएगी। उस समय में आंदोलन हुए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुए, दांडी मार्च हुआ, लवण सत्याग्रह, ये तो एक आंदोलन वाला पद चला। एक ग्रुप और बैठा था, पंडित मालवीय बैठे थे, जगदीश चंद्र बोस बैठे थे, ये सब बैठ के तय किए। और गांधी जी और सरदार पटेल भी उसमें सोच रखे थे आपने, यद्यपि वो आंदोलन में थे, राजनीतिक आंदोलन में थे। श्री अरविंद कहीं बैठ के सोचना शुरू कर दिए थे। विवेकानंद जी उसकी पहले थोड़ा सोचे थे। अगर विवेकानंद जी टाटा को परामर्श नहीं देते कि टाटा जी आप थोड़े दिनों में भारत आजाद होने वाला है, भारत की विज्ञान आगे जाना चाहिए, इसी की परिणाम आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बना है, 100 साल में खड़ा है। आजादी की पहले और अंग्रेजों की गुलामी के कारण नहीं खड़ी हुई थी, यह हमारी सोच था। बंगाल में इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी बनी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी बनी। मेरे को सौभाग्य मिला उस कैंपस में जाने के लिए। मैं उस इंस्टीट्यूशन की इतिहास पढ़ रहा था, क्यों खोला ये, शायद अंग्रेजों ने खोला होगा, नहीं ऐसा नहीं था। उस समय में कुछ नौजवान के मन में ये आया कि हमारे देश आजादी हो जाएगा, आजादी प्राप्त करेगा, तब हमारे देश में जो चिकित्सा व्यवस्था होगी, जो वैक्सीन की आवश्यकता होगी, तब हमको तो दुनिया शायद ना दे। हमें क्या करना चाहिए, IICB बनी। मित्रों, सिमिलरली हम आज ऐसे ही एक क्षेत्र में यहां बैठे हैं, गुड़गांव के अंदर हम बैठे हैं, गुरुग्राम में बैठे हैं, गुरु के साथ बैठे हैं। ये दुनिया की कोई कंपनी नहीं है आज जिसकी फुटप्रिंट गुड़गांव, बेंगलुरु, पुणे या चेन्नई में नहीं है। ये कोई दया से हमारे साथ जुड़े नहीं है, हमारे ज्ञान की ताकत के आधार पर जुड़े हैं। मित्रों, अगर दुनिया की व्यवसाय भारतीय नौजवानों की ताकत पर बनेगी तो भारत की गरीब के घर में अंत्योदय लाने की योजना कौन बनाएगा? भारत के घर में सस्ते बिजली, प्रोटीन युक्त खाद्यान्न, सस्ते घर यानी काम टिकाऊ घर नहीं है, सम्मान से जिंदगी जीने वाला आगामी 25 साल में समाज रचना में जो जो विधा चाहिए उसके बारे में आज हमारी भारतीय संस्थाओं ने, इंडियन एकेडमिया ने उसके ऊपर सोच कर रहे हैं। अभी अभी भारत सरकार 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वयन करते हुए हमने 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का 1000 करोड़ रुपया खर्चा करके व्यवस्था किया है। एक AI एंड एग्रीकल्चर, एक AI एंड हेल्थ केयर, तीसरा AI एंड सस्टेनेबल लिविंग। ये तो शुरुआत की मात्र है। आज भारत की एकेडमिया, आज मेरे को बहुत अच्छा लगा, आपने रॉकेट को एक मान संतक के रूप में दिया। अभी हम रॉकेट साइंस में दुनिया के ऊपर निर्भर नहीं है। हमारी देश की नेतृत्व ने हमारे वैज्ञानिकों को, युवाओं को दायित्व दिया, आप रॉकेट बनाओ। आज हम चंद्रयान बना दिए हैं। मेडिसिन के बारे में मैंने उल्लेख किया। मित्रों, हमारी नौजवानों पे भरोसा करने में ये अद्भुत चीज करेंगे, ये आज होने लगा है। लेकिन मित्रों, आने वाले 25 साल में अब तक हम कंज्यूमिंग कंट्री है। हमारी नौजवान हमारी इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई करता है, मल्टीनेशनल कंपनी में R&D में काम करता है, स्ट्रैटेजी में काम करता है, मार्केटिंग में काम करता है, उनकी प्रोडक्ट को हमारे वहां आके बिक्री करता है। हम कंज्यूमर है, कुछ इलाके में हम प्रोड्यूसिंग हो गए हैं। हम खाद्यान्न में हमें और किसी को निर्भर करना नहीं पड़ता है। हमारी कृषि वैज्ञानिकों ने, याद करिए 60 के दशक में हमें अमेरिका से गेहूं खरीदना पड़ता था। आज इस बार कोरोना में हम वैक्सीन के साथ साथ खाद्यान्न भी विश्व के विभिन्न इलाका में भेजे हैं। ये आज हमारी उपलब्धि है। लेकिन
समय बदलते हुए 21वीं सदी में भारत की नागरिकों की जो आवश्यकता है, जब तक इस पे शोध नहीं होगी, आज जितने भी विकसित देश है उसकी पीछे अगर आप उस इतिहास को समीक्षा करते हैं, एक ही चीज हमारे सामने स्पष्टता से आती है, वहां की कम्युनिटी, ये नॉर्डिक देशों की आकार और संख्या कितनी है। यूरोप के अंदर एक छोटा सा पट्टी है, लेकिन दुनिया की सारे कटिंग एज टेक्नोलॉजी क्यों उधर से आती है। आफ्टर ऑल ये अमेरिका के पास कौन सी जादू है, 300, 350, 400 साल की देश दुनिया की चौधरी बन बैठा है। आज ताइवान अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन ताइवान इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेमीकंडक्टर में चाइना और अमेरिका को भी पीछे रखा है, क्योंकि वहां की राज्य की, उस देश की नौजवानों ने, वहां की नीति निर्धारकों ने, वहां की एकेडमिया ने, वहां की उद्योग ने ये विषय पे मन बनाया कि हमें हमारी देश की आवश्यकता के साथ साथ दुनिया की आवश्यकता को मैपिंग किया जाए, और दुनिया की आवश्यकता को मैपिंग करके हम अपना देश की रिसर्च को अलाइन किया जाए। मित्रों, जिस दिन भारत में ये रोड मैप जो तेजी से बनना शुरू हुआ है, एक सामाजिक आंदोलन है। मैं सरकार में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूं, उसकी पहले मैं 10-12 साल जनप्रतिनिधि की भूमिका में काम किया हूं, उसकी पहले मैं सामाजिक क्षेत्र में काम करता हूं, स्टूडेंट यूथ मूवमेंट्स में ऊपर उठ के आया हूं। मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, जब तक ये राष्ट्रीय नीति नहीं बनेगी, राष्ट्रीय आंदोलन नहीं बनेगी, राष्ट्रीय चित्त एकीकृत नहीं होगा, तब इसको लक्ष्य करना, हमको प्राप्ति करना सहज नहीं है। आज इसीलिए मैं आपके पास निवेदन करने आया हूं, देश की आवश्यकता के लिए रिसर्च करना। रिसर्च केवल स्टेम में नहीं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के अंदर एक ए भी है, आ गया है। आजकल ग्लोबल एजुकेटर ने इस शब्दों को भी बड़े बढ़िया से यूज कर रहे हैं। स्ट्रीम चाहिए, आर्ट्स भी चाहिए। टेक्नोलॉजी की विद्यार्थी अगर संगीत के साथ मल्टीडिसिप्लिनरी में नहीं जुड़ता है, उसके मन में संवेदना नहीं आती है, ये रोबोट सब बना देगा। ये जो संतुलन भारत के जीवन मूल्यों में है, हम आज दुनिया की, मैं एक अगर अंत में उदाहरण के साथ मेरे विषय को समाप्त करूं, दुनिया सबसे किस विषय पे चिंतित है? दुनिया सबसे ज्यादा चिंतित है पर्यावरण को लेके। एसडीजी के अंदर एक बड़ा रिकमेंडेशन क्लाइमेट है। कोप की मंच इसलिए बनता है, विश्व की पर्यावरण कैसे हो। हम नवंबर में बैठे हैं, मैं 30-35 साल पहले, 40 साल पहले दिल्ली पहली बार आया था अक्टूबर में, तब हमें ध्यान नहीं था ठंड क्या होता है। दिल्ली में अक्टूबर महीने में पहली बार जिंदगी में ठंड को सामना करके गया। मैं आज नवंबर 16 पे आपके सामने हूं बिना विंटर क्लॉथ्स के साथ। ये क्लाइमेट कंसर्न है। इस बार कहा जाता है कि ठंड इस इलाका में फरवरी तक पहुंच जाएगा, या नहीं भी हो सकता, ये भी कुछ लोगों का प्रेडिक्शन है। इसमें भारत की एक पास एक उत्तर है। हमने नदियों को सम्मान किया है, जल को सम्मान किया है, वायु को सम्मान किया है, हमने मिट्टी को सम्मान किया, मिट्टी को मां माना। हमको तथाकथित आधुनिक लोगों ने कहा ये तो दकियानुसी लोग हैं, ये पानी, हवा, मिट्टी, पेड़, पशु, पक्षी, इनको मानते हैं। हम उसकी भौतिकता को नहीं मानते हैं, उसकी तत्वों को मानने वाले लोग हैं, पंचभूतों को मानने वाले लोग हैं। ये इंडिया नॉलेज सिस्टम है। मैं अपील करने आपके पास आया हूं, भारत की शिक्षा विभाग की ओर से, भारत सरकार की ओर से, आपकी ये तपस्या है, इस तपस्या को फोकस करिए। हमें एक प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी बनना है। भारत की 60-70 करोड़ लोग युवा अवस्था में आज है। ये युवाओं की हाथ में काम देना पड़ेगा। ये अपने आवश्यकता को पूरा करेंगे, यानी देश की आवश्यकता को पूरा करेंगे, तथा
विश्व की आवश्यकता को पूरा करने की ताकत रखने वाले लोग भारत के अमूल के लोग हैं। और ये जब दायित्व लेंगे तब ये सिर्फ मुनाफा उनकी योजना नहीं रहेगी, ये भारत के जीवन मूल्य में है मित्रों। इसीलिए हमारी आवश्यकता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसीलिए सर्वसम्मत समाज की सभी वर्गों के परामर्श में बनी है। उसमें नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की कल्पना की गई है। अभी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की पहला मीटिंग भी हो गया है। देश की नीति, देश की योजना, देश की युवाओं की आकांक्षा के अनुरूप होने लगा है मित्रों। जब सफलता तब मिलती है जब ये एकात्म हम होते हैं। मैं अंत में इतना ही कहूंगा, विकसित भारत के लिए युवाओं की सामूहिक प्रयास के बिना कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन युवाओं के अंदर जो मित्रों कोई भी परिवर्तन समूह से नहीं होता है, एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी से होती है। दुनिया के सारे परिवर्तन, सारे क्रांति करने वाले एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है, जिसको मैं आज यहां देख रहा हूं, जिसमें सार विश्वेश्वरैया बैठे हैं, जहां जगदीश चंद्र बोस बैठे हैं, जिसमें साराभाई बैठे हैं। आप लोगों की एक सामूहिक इच्छा शक्ति 21वीं सदी में भारत को एक उत्पादित अर्थनीति में, प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी में, इनोवेटिव इकोनॉमी में संवेदनशीलता के साथ, जिम्मेवारी के साथ बनाओगे। इसीलिए रिसर्च करना है। और आज भारत में रिसर्च के अर्थ साइटेशन है, रिसर्च के अर्थ पब्लिकेशन है। रिसर्च को जब तक, आइडिया को जब तक आप प्रोडक्ट में परिवर्तन नहीं करोगे, आइडिया की कोई अभाव नहीं है। आइडिया को प्रोडक्टाइजेशन करना, इसीलिए मैंने स्टार्टअप की उदाहरण दिया। आज वैली ऑफ डेथ के अंदर सरकार ब्रिज बना रही है, उद्योगियों को पकड़ के ब्रिज बना रही है, इंडस्ट्री को पकड़ के ब्रिज बना रही है। समाज आपके साथ खड़े हैं। नौजवान, आप उस चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़िए, तब जाके हम देश की सार्थक जिम्मेवारी ले सकते हैं। आपको फिर एक बार बहुत बहुत आभार देश की ओर से इस साधु प्रयास के लिए। भारत माता की जय।